मार्केट के एक ऐसे महारथी को अपने शो पर इनवाइट कर रहे हैं जो आपके तमाम कन्फ्यूजन्स को, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड या फिर इकोनॉमी से रिलेटेड तमाम कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। और जब भी स्ट्रेटजी को लेकर कन्फ्यूजन हो ना, तो एक क्लियर तरीका ये होता है कि किसी ऐसे इंसान से स्ट्रेटजी समझिए जो किसी बड़े फंड हाउस की स्ट्रेटजी बनाते हो। तो हमारे जो खास मेहमान हैं, जो दशकों का एक्सपीरियंस अपने साथ लेकर आए हैं, वो हैं हमारे साथ विनोद कार्की जी, हेड ऑफ स्ट्रेटजी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के। सर, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर और बहुत शुक्रिया आपने समय दिया आज। शुरुआत सर मैं इस चीज़ से ही करूंगा कि देखिए, अगर पिछला साल हम देखें, कैलेंडर ईयर जो पिछला था हमारा वो देखें 2025 का, एफआईआईज़ की लगातार बिकवाली देखने को मिली, लेकिन डीआईआईज़ ने लगातार खरीदा और सपोर्ट किया मार्केट को। और आपकी एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट को जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट देखा कि जो डीआईआईज़ और एफआईआईज़ का जो रेशियो है बाइंग का, इनफैक्ट वो 1.3 से बढ़ के अब 4.8x हो गया है। यानी डीआईआईज़ ने इतनी ज़्यादा खरीदारी की है एफआईआईज़ के बिकवाली के मुकाबले। तो ये क्या एक स्ट्रक्चरल चेंज को दिखाता है मार्केट में? क्या ट्रेंड ये शो करता है मार्केट के हिसाब से, अगर इसको रीड करें तो? धन्यवाद विकास, आपके शो में बुलाने के लिए। ये आपने जो कहा वो बड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब हमने जो रन किए नंबर्स तो हमें भी लगा कि ये एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड है। अभी आप देखिए पिछले दो दशक आप देखिए, 2 डेकेड्स में तो 6 मौके बने हैं जब एक्चुअली ये किसी कैलेंडर ईयर में एफआईआईज ने नेट सेलिंग की है। और उसमें से एक्चुअली खाली तीन ही साल ऐसे हैं कैलेंडर ईयर जहां कुछ सीरियस सेलिंग हुई है। तो उसमें जैसे 2008 में हुआ था जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, और जब 2022 में ये जो जंबो रेट हाइक्स किए थे यूएस फेड ने, तो उस चक्कर में बहुत आउटफ्लो हुआ था। और लास्ट ईयर जो 2025 कैलेंडर ईयर, अब इनमें अगर आप देखेंगे तो जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में स्पेशली आप देखिए, तो उस वक्त म्यूचुअल फंड्स का रोल कुछ नहीं था। बेसिकली उस वक्त जो सेलिंग को एब्जॉर्ब किया था वो एक्सक्लूडिंग जो डोमेस्टिक आया इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने किया था, उसमें लार्जली इंश्योरेंस जैसे एलआईसी या जो बाकी लोग हैं, म्यूचुअल फंड का रोल कम था। अब धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़े 2022 में या 2018 में भी सेलिंग हुई थी, और 2022 में जो म्यूचुअल फंड का रोल बहुत बढ़ गया है। तो जो जितनी जैसे 1.3 टाइम्स, मतलब जितनी सेलिंग एफआईआईज ने 2008 में की थी उसके जस्ट अबाउट उसके करीब करीब बाइंग डीआईआईज में की थी, उसमें भी म्यूचुअल फंड का कोई रोल खास नहीं था। अब वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो उसमें जैसे आपने कहा कि 2025 में हम देखेंगे जितनी सेलिंग हुई थी एफआईआई की, उसके सामने करीब 4.8 टाइम्स डीआईआई की बाइंग है, उसमें बहुत बड़ा रोल म्यूचुअल फंड का रहा है। तो एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड दिख रहा है मुझे कि जहां पर डोमेस्टिक लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है एब्जॉर्ब करने के लिए एनी बिग शॉक्स जो एफआईआई से आता है, और जब एफआईआई टर्न होते हैं। अब इसमें देखिए एफआईआई क्यों सेलिंग कर रहे हैं, क्योंकि इन तीनों सालों में जब ज्यादा सेलिंग हुई थी, फंडामेंटल रीजंस थे। एक तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, जैसे मैं 2022 कहा था कि क्या हुआ था आपका, जंबो रेट हाइक्स हुए थे फेड के, और अभी 25 में जो हुआ टैरिफ का इशू था। तो जैसे अभी हमने जो देखा है पिछले हफ्ते 2 हफ्ते में जो हुआ है कि टैरिफ वाला जो एंगल है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इसी दौरान एफआईआई की सेलिंग भी धीरे धीरे कम होगी। तो ये एक ऐसी सिचुएशन बना सकती है कि जहां पर एफआईआई अगर वापस आते हैं और हमारी डोमेस्टिक लिक्विडिटी वैसी मजबूत रहती है, तो बाजार एक बार वापस से थोड़ा लॉफ्टी वैल्यूएशन की तरफ जा सकता है। बिल्कुल, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सर, तो जब आप ये बता रहे हैं कि डीआईआईज़ ने इतना सपोर्ट किया, खासकर म्यूचुअल फंड्स ने, तो क्या अभी तुरंत तो ये सिचुएशन नहीं है? निश्चित तौर पे थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट हमारा है ही, निश्चित तौर पे एफआईआईज़ की सेलिंग से थोड़ा असर तो हमें पड़ता ही है। लेकिन क्या गोइंग फॉरवर्ड 2 साल 3 साल के अंदर हम क्या एफआईआईज़ के शॉक से फ्री हो जाएंगे? क्या एफआईआईज़ के फ्लो पे हमारी जो डिपेंडेंसी है वो एकदम कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी? नहीं, देखिए ऐसा, देखिए एफआईआईस का भी आप देखिए ना, मैंने जैसे कहा कि अगर 2 डेकेड का हम देखें तो सीरियस सेलिंग सिर्फ 3 साल में ही हुई है, 2008, 2022 और 2025, और उसके अलावा थोड़ा बहुत हुआ है इधर उधर, वैसा कुछ खास नहीं हुआ है मेजर। तो ये जब होता भी है एफआईआईस की जब मेजर सेलिंग होती है, उसके पीछे कोई मेजर फंडामेंटल रीजन होता है। जैसे मैंने बताया था 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, 2022 में जो मेजर रेट हाइक्स हुए थे, 2025 में जो मैसिव इंडिया को टैरिफ का इशू आया था, इंडिया आइसोलेट हो गया था, इंडिया का
ट्रेड डील ही नहीं बन पा रही थी और टैरिफ का इशू था, करेंसी डेप्रिशिएट हो रही थी। तो उससे हम धीरे धीरे निकल रहे हैं बाहर। अब आप अगला कोई बड़ा इवेंट जब तक नहीं आता, और वो हर साल नहीं आता है बेसिकली, तो अभी पिछले साल हम इससे निकले हैं, तो अब इससे उभर रहे हैं मेरे हिसाब से। तो धीरे धीरे ये नॉर्मलाइज होता रहेगा। और एफआई हो सकता है, क्योंकि इंडिया, आप देखिए इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो ग्लोबली हर एजेंसी ने अपग्रेड की है पिछले 3-4 महीने में, आप अगर देखेंगे। और इंडिया में जो मेजर कंसर्न जो था कि पिछले एक आध साल से क्या हो रहा था कि जो नॉमिनल जीडीपी है, जो एक कॉम्बिनेशन होता है रियल जीडीपी का और इन्फ्लेशन का, इन्फ्लेशन इतना लो था कि नॉमिनल जीडीपी नहीं आ रही थी, उस चक्कर में कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी नहीं आ रहे थे। अब हमने अभी, आप अगर रिसेंट डेटा पॉइंट्स देखेंगे तो क्रेडिट ग्रोथ करीब 14% के आसपास चली गई है। और जो अभी लेटेस्ट फोरकास्ट, जो इन्फ्लेशन प्रिंट आए हैं वो भी थोड़े हायर हो रहे हैं। और आरबीआई ने जो अगले साल का जो रीसेंट फोरकास्ट दिया था मॉनेटरी पॉलिसी में, उसमें एक अच्छी बात ये थी कि रियल जीडीपी भी अपग्रेड किया था और इन्फ्लेशन ट्रेजेक्टरी भी अपग्रेड किया। तो इसका मतलब हुआ कि नॉमिनल जीडीपी आगे को अच्छी लगेगी। और अभी तक के जो ये क्वार्टर के अर्निंग्स आए हैं उसमें भी हमने देखा टॉप लाइन और बॉटम लाइन लगभग 10-11% के रेंज में ओवरऑल ग्रोथ दिख रही है। तो मुझे लगता है हम वो एक फेज से निकल रहे हैं जहां पर लोअर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ से हम हायर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट, और जो मैन्युफैक्चरिंग हमने देखा, जो कैपिटल गुड्स के ऑर्डर बुक हमने देखे इस रिजल्ट्स में, वो काफी स्ट्रांग लगे ओवरऑल। तो मुझे लग रहा है कि हम धीरे धीरे उस फेज में जा रहे हैं जहां ग्लोबली इंडिया को एक ग्रोथ जोन देखा जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स बोलेंगे कि यहाँ पर ग्रोथ अच्छी लग रही है और अपग्रेड हो रहे हैं। तो और पिछले 2 साल से इंडियन मार्केट ने अंडर परफॉर्म किया है ग्लोबली। तो आई थिंक वो एक अच्छा मौका बन रहा है जहां पर पॉजिटिविटी जो है इंडिया के अराउंड बढ़ते जाएगी आगे। बिल्कुल पॉजिटिविटी बढ़ेगी। और एक पॉजिटिव जो आपकी रिपोर्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट है सर, वो है आपका CY26 के लिए जो निफ्टी का टारगेट है वो है 29,000 का। मतलब अभी जब हम अभी थोड़ी गिरावट आई थी तो 25,000 चले गए थे, और डर एक ऐसा बढ़ गया था कि जो टेक्निकल एनालिस्ट थे वो ये कहने लग गए थे कि 24,400 के लेवल नीचे खुल सकते हैं। वैसे टाइम पे अगर आप CY26 के लिए टारगेट 29,000 का दे रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये इन्वेस्टर सेंटिमेंट को बूस्ट करने वाला है। मैं आपके इसके पीछे के लॉजिक समझना चाहता हूं कि क्या कॉन्फिडेंस दे रहा है हमें। एक तो निश्चित तौर पे आपने कॉर्पोरेट अर्निंग्स का बताया, दूसरा जो है वो ट्रेड डील का बताया। इसके अलावा भी और कोई फैक्टर्स हैं जो आपको ये भरोसा दे रहे हैं कि यहां से निफ्टी जो है वो 12-13% ऊपर के टारगेट्स ले आएगा? देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो जिसको कहते हैं कि इंडिया की जो वैल्यूएशन का जो एंगल है, क्या हुआ था कि 2024 में जब मार्केट 26,000 के आसपास पहुंच गया था, उस वक्त क्या हो गया था कि जो इंडिया का जो वैल्यूएशन है वो कंपेयर टू आप जो अदर इमर्जिंग मार्केट है उसके बीच में जो गैप था बहुत ज्यादा बढ़ गया था, ऑलमोस्ट 80% के ऊपर का गैप हो गया था। और उसके बाद क्या हुआ कि ये सारे कंसर्न्स आए, डाउनग्रेड भी हुआ, जीडीपी डाउनग्रेड, इफ यू रिमेंबर लास्ट ईयर। अब उसके अभी क्या हो रहा है कि आपका जो पी जो है, जिस दिन बजट आया था उस दिन जब मार्केट 25,000 के नीचे गया था, पी जो है 20 के नीचे चला गया था। तो हमारा मानना ये है कि जो 20 के नीचे जो पी गया, जिसकी वजह से हमारी अर्निंग्स यील्ड 5% के ऊपर चले गई थी, मुझे लगता है कि वो एक तरह का बॉटम बन गया था मार्केट के लिए। और वहां से जो पॉजिटिव न्यूज आई है उसके बाद, जैसे ट्रेड डील हुई, जो बजट में भी आप देखेंगे पूरा फोकस मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट स्पेंडिंग पे था। कोई भी उसमें ऐसा, क्या कहते हैं, जो पॉपुलिस्ट या इस तरह की जो स्कीम्स होती हैं, जो पॉपुलिस्ट स्कीम्स होती हैं, इस तरह का कुछ नहीं था। पूरा डेवलपमेंट पे फोकस था, मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस था। और उसके बाद ये ट्रेड डील हुई, और उसके बाद जो आरबीआई ने, मैंने जैसे बताया, नॉमिनल जीडीपी का फोरकास्ट बढ़ा दिया है। तो ये सब चलते हुए, और जो मैंने बताया कि वैल्यूएशन भी ठीक ठाक, और सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि पिछले 2 साल में हुआ क्या है, ग्लोबल ग्लोबल एसेट एलोकेशन में क्या हुआ है कि एक जो ग्लोबल ट्रेड चल रहा था बिग टेक पे, जो एआई का जो यूफोरिया था कि एआई जो है, एआई और एआई से रिलेटेड जो अदर इकोनॉमीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ताइवान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, जो अदर इमर्जिंग मार्केट्स है, एक्सेप्ट अपार्ट फ्रॉम जो यूएस का बिग टेक है नैस्डैक,
ये बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म किया है, और फाइनली इस साल अभी इनिशियली हमको इसमें क्रैक्स दिखने लग गए हैं आर्गुमेंट में। आप देखेंगे नैस्डैक भी थोड़ा करेक्ट होने लग गया है, और उसमें तो इंडिया, क्या हो रहा था कि इंडिया में कोई एआई का प्ले नहीं था, तो इंडिया महंगा भी था और एआई प्ले नहीं था, तो ये दोनों के चक्कर में वो आउट ऑफ फेवर था फ्रॉम इन्वेस्टर्स। अब क्या हो रहा है कि एआई वाला जो स्टोरी है ग्लोबली धीरे धीरे वो थोड़ा हल्का होते जा रहा है, और इंडिया की जो तो जो ग्लोबल एसेट एलोकेटर्स हैं वो देख रहे हैं कि जो एआई से हटके कोई कोई और थीम चल रही है जहां पर अपग्रेड आ रहे हैं, वो देखने वो अभी उसकी सर्च शुरू हो रही है। तो उसमें इंडिया बैठ रहा है, क्योंकि इंडिया का जो निफ्टी बास्केट है उसमें आप देखेंगे एआई कोई है ही नहीं, एआई का कोई ओवरलैप है ही नहीं। वो ट्रेडिशनल बैंक्स, कमोडिटीज और मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो, इस तरह की सेक्टर्स हैं, कंजम्पशन, तो इनमें अपग्रेड आ रहा है इंडिया में ओवरऑल। तो उस चक्कर में मुझे लगता है कि ये इंडिया का जो बास्केट है उसको थोड़ा फेवरेबली देखा जाएगा, बिकॉज जो एआई वाली थीम बहुत ज्यादा चल गई है पिछले 2 साल में, उसमें क्रैक्स आने शुरू हो चुके हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया कि ओवरऑल वैल्यूएशन थोड़ा अच्छा बैठ रहा है, इंडिया की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन काफी इंप्रूव हो चुकी है, करेंसी डेप्रिशिएट होना बंद हो गया है, और ये जो मैंने बताया कि जो एआई वाली जो बहुत ज्यादा यूफोरिया चल रही थी वो कम हो रही है। तो नॉन एआई स्टोरीज में भी जहां पर अपडेट्स आ रहे हैं, जैसे इंडिया की कहानी है, उसको थोड़ा एक फेवरेबली देखा जाएगा ग्लोबल ग्लोबल एनवायरमेंट में। सर इसी चीज़ से क्यों लेते हुए मैं आईटी सेक्टर पर भी एक आपका ब्रॉडर नजरिया जानना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप देखें एक हाँ। महीने के अंदर 20% तक करेक्ट हो चुके हैं तमाम आईटी के शेयर जो हैं, वो 15 से 20% के करेक्शन दिखा चुके हैं। और अभी थोड़ी देर पहले एक खबर आई कि इन्फोसिस ने एंथ्रोपिक के साथ करार किया है। एंथ्रोपिक जिसके प्लगइन ने पूरी दुनिया में जो है वो टेक में सेल ऑफ एक तरह से ट्रिगर कर दिया था, उसके साथ इन्फोसिस ने करार कर लिया है। तो एक सवाल जो मन में उठता है कि क्या इतना भी ज्यादा डरने की जरूरत थी आईटी सेक्टर को लेकर, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बिजनेस खत्म होने जा रहा है। अगर हम ऑर्डर विन्स देखें पिछले क्वार्टर के, तो काफी अच्छी रॉबस्ट ऑर्डर विन रही है। तो क्या इतना भी ज्यादा डरने की जरूरत थी जो इतना बड़ा सेल ऑफ आ गया, और अब जो इन्वेस्टर्स हैं उनको आईटी सेक्टर पर क्या रुख रखना चाहिए? देखिए, आईटी सेक्टर हम पिछले कुछ टाइम से काफी अंडरवेट है। अगर हमने आपने हमारा मॉडल पोर्टफोलियो वगैरह देखा है तो उसमें एक तो दो कारण थे। ये जो इनकी कोविड के बाद जो डिजिटलाइजेशन के लेके यूफोरिया हुआ था, उसमें इनकी वैल्यूएशन काफी बढ़ गई थी। और आप अगर इनकी प्री कोविड वाली जो वैल्यूएशन देखेंगे तो ये उसी रेंज में थी जो अभी पहुंच रही है। तो और उसमें भी ये जो एआई वाला एंगल आ गया है, जिससे लॉन्ग टर्म पे कंसर्न लग रहा है लोगों को, है ना। तो तो लेकिन अभी आपने जैसे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि इनका बिजनेस बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा। वो धीरे धीरे अडेप्ट करेंगे और इसको करेंगे। बट आई थिंक ये मेजर रीजन जो था कि एक तो वैल्यूएशन बहुत चढ़ गए थे पोस्ट कोविड, थोड़े जो कंपैरेटिव टू प्री कोविड जो इनका वैल्यूएशन होता था 20-15-20 के नीचे ही होते थे पी इनकी, वो काफी ऊपर चले गई थी। वो आई थिंक नॉर्मलाइज हो रही है। और लॉन्ग टर्म पे लेके लोगों का जो कश्मकश चल रही है इसमें थिंकिंग की कि भाई इससे कितना इम्पैक्ट होगा। इम्पैक्ट तो होना है, कोई डाउट नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि ये कोई अडेप्ट नहीं कर पाएंगे इसमें, और इसमें कुछ नए बिजनेसेस शुरू करेंगे जिससे जो ऑलरेडी कर रहे हैं और उनका रोल बढ़ते जाएगा। तो लेकिन वो जो एक फेज है करेक्शन का, जिसको कहते हैं बॉटम फॉर्मेशन का, वो अभी चल रहा है। और हमने देखा है हर सेक्टर में, आपने भी देखा है, जब भी सेक्टर बॉटम आउट होता है थोड़ा सा पेनफुल होता है। वो एकदम से बॉटम फॉर्म होके एकदम से टर्न अराउंड नहीं होता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो वो थोड़ा ये वाला फेज चल रहा है, इसका बॉटमिंग आउट फेज चल रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। बिल्कुल। तो वैल्यूएशंस बढ़ गए थे और उसकी वजह से थोड़ा कंसर्न दिखा था, ये बिल्कुल सटीक राय आपको आईटी के ऊपर। सर अगर निफ्टी जो है वो 29,000 की तरफ जा रहा है इस कैलेंडर ईयर में, तो कौन से सेक्टर्स ऐसे होंगे जो इस 29,000 की तेजी तक फैसिलिटेट करेंगे? जिन सेक्टर्स पे हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको फोकस करना चाहिए, आपके हिसाब से कौन से सेक्टर्स हैं जिस पे आप पॉजिटिव रुख ले रहे हैं इस वक्त? नहीं, देखिए, आप देखिए इस क्वार्टर के रिजल्ट्स आप देखिए, सिंपल है कि जहां पर टॉप लाइन या वॉल्यूम ग्रोथ जिसको कहते हैं, और जहां पर अपग्रेड्स हैं और हाई ग्रोथ है, वो एकदम क्लियर कट है कि डोमेस्टिक सिक्लिकल इकोनॉमी जिसको कहते हैं, वो एकदम क्लियर कट है कि डोमेस्टिक सिक्लिकल इकोनॉमी जिसको कहते हैं, वो एकदम क्लियर कट है कि वॉल्यूम ग्रोथ है, और हाई ग्रोथ है, वो एकदम क्लियर कट है कि डोमेस्टिक सिक्लिकल इकोनॉमी जिसको कहते हैं,
डोमेस्टिक सिक्लिकल इकोनॉमी में क्या हो गया, आपको कहाँ पर दिख रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ, ऑर्डर बुक, ये सब आ रहा है, और सरप्राइज है ऑन जो नंबर है उसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि इंडस्ट्रियल कंपनीज जैसे कैपिटल गुड्स हो गए, इवन कमोडिटीज में हो गया, और बैंक्स में सबसे खास करके मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि बैंक्स में क्या हो रहा है था कि दो चीजें हो रही थी पिछले एक आध साल से। एक तो क्रेडिट ग्रोथ पे क्वेश्चन मार्क लगा था, क्वेश्चन मार्क ये था कि सिंगल डिजिट आ गया था, 9% के आसपास आ गया था क्रेडिट ग्रोथ, और उसके ऊपर क्या हो रहा था कि जो रेट कट साइकिल की वजह से निम कंप्रेशन हो रहा था, तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ मार्जिन का इशू था, प्लस ग्रोथ भी नहीं आ रही थी, जबकि वैल्यूएशन एकदम कंफर्टेबल थी। ये एक सेक्टर था जिसमें ओवरऑल लार्ज सेक्टर है जिसमें वैल्यूएशन का कोई कंसर्न ही नहीं था किसी पे, खाली उनको दिख रहा था कि मार्जिन और ग्रोथ में इशू था। अब दोनों ये चीजें टर्न होने लग गई हैं। मार्जिन कंप्रेशन का साइकिल मोरलेस खत्म है, बिकॉज आपने देखा आरबीआई खुद फोरकास्ट कर रहा है कि आगे को इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, तो कोई खास रेट कट अभी आप ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे इस एनवायरनमेंट में, तो निम कंप्रेशन नहीं रहेगा, और सामने से ग्रोथ ऑलरेडी इस क्वार्टर, अब जो लेटेस्ट नंबर है वो अच्छे खासे डबल डिजिट में आ गई है। मतलब आप अभी नॉमिनल जीडीपी देखेंगे इस साल, तो उसके हिसाब से 8% के आसपास है नॉमिनल जीडीपी, और क्रेडिट ग्रोथ जो है वो ऑलमोस्ट 13-14% के रेंज में चल रही है, तो वो आउट परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। और जो थर्ड मेजर जो कंसर्न होता है इस सेक्टर का, जिसपे ध्यान इन्वेस्टर्स को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कि आप एनपीए साइकिल में कहाँ हैं। तो आप अभी आरबीआई की डेटा देखेंगे तो आप, वो आरबीआई खुद कह रहे हैं कि FY 26 में अभी भी बॉटमिंग आउट चल रहा है। अब बॉटमिंग आउट चल रहा है मतलब जो नेक्स्ट एनपीए का पीक बनेगा वो कई कई सालों बाद बनेगा, 5 6 7 साल बाद, वैसा ही होता है साइकिल जो घूमती है। तो इसमें ग्रोथ, मार्जिन, एनपीए, और ये सारी, और वैल्यूएशन जैसे मैंने कहा मोस्ट कंफर्टेबल है। तो मुझे लगता है फाइनेंशियल्स एकदम सबसे क्लीन, और इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे इकोनॉमी की ग्रोथ आएगी, उसको उसको सपोर्ट करने के लिए क्रेडिट ग्रोथ ही सबसे एक आसान तरीका होता है टू बेट ऑन द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है तो क्रेडिट ग्रोथ के साथ ही बढ़ेगी वो, तो एक प्रॉक्सी बन जाता है इकोनॉमी पे भी। तो इंडस्ट्रियल्स मैंने जैसे कहा, और डिफेंस हो गया, उसमें कैपिटल गुड्स हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, कमोडिटीज हो गई, और ये आपने जैसे मैंने बैंक्स का, और तीसरा डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन। भले ही जो एफएमसीजी टाइप की, जो बेसिक एफएमसीजी कंपनीज में कुछ खास नहीं है, लेकिन जहां पर भी डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन एरियाज हैं, ऑटो है, इवन कंज्यूमर कंपनीज हैं, रिटेल है, जहां पर ग्रोथ अच्छी दिख रही है, वो आई थिंक ये तीन जो लेग्स हैं इकोनॉमी के, डोमेस्टिक इकोनॉमी के, इंडस्ट्रियल्स, फाइनेंशियल्स और डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन, मुझे लगता है ये तीन स्पेसिस पे फोकस करना चाहिए। यहीं पर ग्रोथ आ रही है, और अपग्रेड हो रहे हैं, और बीट्स आ रही हैं। बिल्कुल, तो इंडस्ट्रियल्स, फाइनेंशियल्स और डिस्क्रिशनरी कंजम्पशंस, ये थीम पूरी हैं जो 2029 के लिए प्ले आउट होती हुई दिखेंगी। और बैंकिंग के ऊपर सर ने जो एक लाइन कही कि अगर आपको बैंकिंग में इन्वेस्ट करना है, फाइनेंशियल्स में इन्वेस्ट करना है, तो आपको एनपीएस साइकिल को समझना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इसको ज़रूर आप नोट डाउन करके रखिएगा और ध्यान रखिएगा। सर, एक सवाल, यूएस के साथ जो हमारी ट्रेड डील हुई, तो उसमें रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो अब घट के जो है वो 18% पे आ गए हैं, 50% से घट के। तो इसका कितना इम्पैक्ट, और कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ कोर्स, और किस सेक्टर पे सबसे ज्यादा होते हुए आप देख रहे हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात तो जो ट्रेड डील का जो सबसे बड़ा पहलू है वो है सेंटीमेंट का। क्या हो रहा था कि अगर आप देखेंगे जिस तरह से करेंसी डेप्रिशिएट हो रही थी, और जो वरीज हो रही थी ऑन द एक्सटर्नल सेक्टर, ये हमारा ट्रेड डेफिसिट का इश्यू आ जाएगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएगी, बिकॉज यूएस बहुत बड़ा मार्केट है। तो वो एक, पहले तो वो सॉल्व हुआ है। अब आप कंपनीज देखें, जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी में भी देखें, या ओवरऑल जो लार्ज कंपनीज है उसमें कोई खास ओवरलैप नहीं, बिकॉज जो सबसे ज्यादा इंपैक्टेड सेक्टर्स आप देखेंगे ना, वो थे जैसे ज्वेलरी मेकर्स थे, टेक्सटाइल मेकर्स थे, लेदर, इस तरह की जो छोटी कंपनीज होती हैं, उनका ज्यादा इम्पैक्ट था ट्रेड डील से। ओवरऑल कुछ थी ऑटो कंपनीज, ऑटो कंपोनेंट्स ऐसे थी, बट ऐसा कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं था, बिकॉज जो मेजर यूएस को एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज है, जैसे आईटी सर्विसेज होगी या फार्मास्यूटिकल्स हो गई जेनेरिक, उन पे कोई इम्पैक्ट था नहीं बेसिकली इसका।
वो उससे छूटे हुए थे। तो मेरे हिसाब से अर्निंग्स के एंगल से ज्यादा इम्पैक्ट नहीं था कंपेयर टू जो स्मॉलर कंपनीज हैं, ज्वेलरी, टेक्सटाइल वगैरह। बट इसका इकोनॉमी पे बड़ा इम्पैक्ट था कि जो छोटे उद्योग होते हैं उनके जॉब क्रिएशन, और जो इंडिया की प्रति जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स का व्यू जो नेगेटिव बन गया था कि हमारी ट्रेड डील हो ही नहीं रही थी, वो जिसकी वजह से आउटफ्लोज बहुत हो रहे थे, वो थम जाएगा। तो इसका मैक्रो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है कंपेयर टू, आप समझिए कि खाली जो इंडिविजुअल लार्ज कंपनीज हैं जो हमारे लिस्टेड स्पेस में, उन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर, आज आपने समय दिया और तमाम चीज़ों पर बहुत डिटेल में आपने अपनी बात रखी। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कन्वर्सेशन अगर ख़त्म ना हो, 1 घंटे तक चलती रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन समय की कमी है इसलिए हमें ये समेटना पड़ेगा। लेकिन निश्चित तौर पे जब अगली बार आपसे बातचीत होगी तो मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा समय आपका लूँ और ज़्यादा चीज़ें हम डिस्कस करें। बट आज के लिए बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू विकास, थैंक यू। चलिए, मार्केट के महारथी में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे मिड कैप का पूरा एक्शन मिड कैप मसाला में।